बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी एक सीरीज कंटिन्यू है जिसका नाम है इमरजेंसी नेसेसरीज थिंग्स। इमरजेंसी नेसेसरीज थिंग्स के अंदर हमने डिस्कस करना था इमरजेंसी इक्विपमेंट, इमरजेंसी डिवाइसेस, इमरजेंसी ड्रग्स या इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी गैसेस या मेडिकल गैसेस और पांचवें नंबर पे इमरजेंसी अदर इक्विपमेंट्स। तो ये हमारे 5 टॉपिक्स बनते थे, जिसमें पहले 2 टॉपिक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट और इमरजेंसी डिवाइसेस। अब हमने तीसरा एक टॉपिक अपना स्टार्ट किया हुआ है, इमरजेंसी ड्रग्स या इमरजेंसी मेडिसिन। तो ये टॉपिक क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था, लंबा था और थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला था, तो इसको हमने डिफरेंट जो है वो व्लॉग्स में और इसको डिफरेंट टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया। तो आज हमने इमरजेंसी ड्रग्स का 5th और लास्ट जो है टॉपिक हमने डिस्कस कर लेना है। इस वीडियो के लास्ट पे आपको जो है इसकी जो है एक चेन इसकी पूरी मिल जाएगी, एक पूरी सीरीज मिल जाएगी, जिससे आप इसकी फर्स्ट वीडियो से इसको देख सकेंगे। तो आए हम इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स। जैसा कि नाम से ही आपको जाहिर है, एपिलिप्टिक यानी कि एपिलिप्सी, हर दूसरे हर्फ में हम मिर्गी का दौरा बोलते हैं। तो पेशेंट अगर आता है आपको एपिलिप्सी की प्रॉब्लम के साथ, इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आया है, तो इस जो प्रॉब्लम को, इस इमरजेंसी को डील करने के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है उसका नाम है इंजेक्शन फिनिटोइन। इंजेक्शन फिनिटोइन जो है आपको वीडियो पे दिखाया जा रहा है। 50 mg पर जो है ml इसकी डोज होती है, 50 mg पर ml, यानी कि 1 ml के अंदर, 1 मिलीलीटर के अंदर या 1 cc के अंदर जो इसकी डोज होती है वो होती है 50 mg। इसके अलावा ये दूसरे एग्जाम का कोई दौरा वगैरह अगर पेशेंट को पड़ता है, एपिलिप्सी का दौरे के अलावा भी कोई दूसरा शीजोर का कोई पेशेंट अटैक हुआ है, तो उसमें भी ये जो है ड्रग इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर पे है जी हमारा न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग भी बोलते हैं। वाइवा का एक क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है वाइवा के अंदर कि बताएं जी जो न्यूरोलिप्टिक जो है ड्रग है इसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है एंटी साइकोटिक मेडिसिन या एंटी साइकोटिक ड्रग। इसके अंदर जो मेडिसिन बिलोंग करती है उनमें 2 का हमने यहां जिक्र किया हुआ है, एक है हिलोपेरिडोल और दूसरी है क्लोरप्रोमाजाइन। ठीक है, तो हिलोपेरिडोल जो है इसका 1 ml के अंदर जो इसकी डोज होती है वो होती है 5 mg। 5 mg पर ml जो है इसकी डोज होती है, यहां पे लिखा हुआ है हमने कि 1 ml के अंदर जो इसकी डोज होती है वो होती है 5 mg, जबकि क्लोरप्रोमाजाइन की जो 1 ml में डोज होती है वो होती है 25 mg, यानी कि 25 mg पर ml इसकी डोज होती है। तो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के अगर हम यूजेस की बात करें, इसके इंडिकेशंस की बात करें, तो मेंटल इलनेस या किसी भी बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट में ये जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन देता जाऊं कि दुनिया भर में एटलीस्ट 1% जो है पीपल जो है वो किसी ना किसी बाइपोलर डिसऑर्डर का जो है वो शिकार होते हैं, इनके उनको कोई जहनी तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में वो रहते हैं। 1% जो है वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, जो दुनिया की 1% पॉपुलेशन बाइपोलर डिसऑर्डर की शिकार है। तो ये जो है अगर पेशेंट इस कंडीशन में आता है तो ये ड्रग्स जो है ये हम उसमें यूज कर सकते हैं। और इसकी मैंने आपको जो बताया है कि अगर हिलोपेरिडोल की बात करें तो जो 1 ml के अंदर 5 mg डोज होती है इसकी, और क्लोरप्रोमाजाइन की बात करें तो 25 mg में जो 1 ml में 25 mg जो है इसकी डोज होती है। एंटी एस्थेमिक, ठीक है, जैसे कि एस्थमा, आपको यहां पे नाम से जाहिर हो रहा है, एस्थमा जो है, एस्थमा एंटी एस्थेमिक, यानी कि एस्थमा को जो ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसको हम एंटी एस्थेमिक ड्रग बोलते हैं। एंटी एस्थेमिक की कैटेगरी में जो ड्रग्स बिलोंग करती हैं उनमें से हमने 3 का यहां जिक्र किया हुआ है। पहले नंबर पे है अमाइनोफाइलिन। अमाइनोफाइलिन जो है इंजेक्शन 1 ml के अंदर इसकी 25 mg डोज होती है। अमाइनोफाइलिन की जो डोज होती है 1 ml के अंदर वो होती है 25 mg। 25 mg पर ml, यानी कि 1 ml के अंदर 25 mg जो है इसकी डोज होती है। दूसरे नंबर पे है जी सालबुटामोल, वेंटोलिन के नाम से ये जो है ये मार्केट में अवेलेबल होता है इंजेक्शन। ठीक है, सालबुटामोल, इसकी 1 ml के अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है 0.5 mg।
ठीक है, यानी कि 0.5 mg जो डोज होती है वो 1 ml के अंदर होती है। हम इसको यूं लिख सकते हैं 0.5 mg पर ml। ठीक है, तीसरे नंबर पे है इंजेक्शन इपाट्रोपियम ब्रोमाइड। ये भी जो है ये एस्थेमा के जो है पेशेंट को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है। तो इपाट्रोपियम ब्रोमाइड की जो डोज है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, आपने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे तैयार करना है। ये 2.5 ml लिखा हुआ है, यानी कि 2.5 ml के अंदर, यानी कि 2.5 cc के अंदर जो इसकी डोज होती है वो होती है 0.5 mg। एंटी एस्थेमिक के अंदर अमाइनोफाइलिन और साल्बुटामोल ये इंजेक्शन आपके पास लाजम हो, लेकिन साल्बुटामोल इसका इनहेलर भी होता है वो, और इसके साथ इनहेलर के साथ साल्बुटामोल रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन होता है जिसे हम नेबुलाइजेशन करते हैं। साल्बुटामोल का एक नेबुलाइजेशन सॉल्यूशन भी होता है, ये भी आपकी इमरजेंसी ट्रे के अंदर लाजम होना चाहिए ताकि हम पेशेंट को अगर हमने नेबुलाइजेशन करनी है तो ये वहां पे इस्तेमाल हो सके। इसके साथ जो है एटम क्लीनर वगैरह भी जो है ये भी एटलीस्ट आपकी ट्रे में हो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहा हूं, नहीं तो ये तो लाजम हो। दूसरी तरफ आ जाएं, यहां पे आपने गौर करना है, यहां पे लिखा हुआ है अदर ड्रग्स। यहां पे कुछ ड्रग्स को मैंने लिखा हुआ है, ये डिफरेंट कैटेगरीज में बिलोंग करती हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है तो इसको मर्ज करके इंपॉर्टेंट ड्रग्स को जो है वो मैंने यहां पे लिखा है। तो आपने यहां पे जो फोकस करना है ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ये नहीं देखना कि ये कौन सी कैटेगरी की हैं, क्यों लिखी हुई हैं। आप अदर ड्रग्स की हेडिंग देख के इन ड्रग्स को आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे इन जो अदर ड्रग्स के अंदर जो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है इंजेक्शन निलॉक्सन। निलॉक्सन ये जो है ये एक आप समझ लाइफ सेविंग ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग। अगर आप इसको बोलें तो वो बेजा ना होगा। 0.4 mg पर ml जो है इसकी डोज होती है, 0.4 mg पर ml, ये आपने याद रखना है। यानी कि 1 ml के अंदर इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.4 mg। नाइलोक्सन की अगर यूजेस की बात की जाए, इसकी इंडिकेशंस की बात की जाए तो ये एक लाइफ सेवर ड्रग है। इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। यहां पे मैं लिख रहा हूं लाइफ सेविंग ड्रग, ठीक है। निलॉक्सन के आगे मैंने लिखा है इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। निलॉक्सन की अगर हम बात करें यहां पे ए आएगा, ठीक है। निलॉक्सन ओपिएट्स की अगर ओवरडोज हो गई है तो ओपिएट्स क्या है, ये जो आपके ट्रामाडोल वगैरह और मॉर्फिन वगैरह है, अगर इसकी ओवरडोज पेशेंट को चली गई है तो ये उसको जो है वो रिवर्स करवाने में, पेशेंट को दोबारा उसकी ओवरडोज को डिक्रीज करने में भी ये बहुत ही अहम जो है ये ड्रग है। ये वाइवा का क्वेश्चन है, ठीक है। वाइवा यहां मैं लिख रहा हूं कि ओपिएट्स क्या है, ठीक है। ओपिएट्स का आपका ट्रामाडोल, ठीक है, आपकी मॉर्फिन वगैरह ये सारे ओपिएट्स हैं, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने में इन कंडीशन में अगर पेशेंट आया है तो उनको ट्रीट करने में ये निलॉक्सन बहुत ही अहम एक ड्रग है। निलॉक्सन के बाद है जी हेपरिन। अच्छा जी, हेपरिन जो है ना, हेपरिन इसकी जो डोज होती है वो 1000 USA ml पर ml, जो 1 ml के अंदर वो 1000 यूनिट्स जो है ना वो होती है। और इसके साथ आपने ये भी जहन में रखना है कि इसको हमने, ये एक रेफ्रिजरेटर आइटम है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आपने इसको स्टोर करना है, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर। और अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करें तो ये एक एंटी कोगुलेंट जो है ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है। आपने जो है पेशेंट को, ये अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको ब्यूरेट भी हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो है ये आपके जो लैब्स में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हेपरिन का। तो ये एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है फॉर इमरजेंसी ड्रग्स की। इसके बाद है जी आपकी इंसुलिन। इंसुलिन जो है दुनिया के 95% जो है पॉपुलेशन वो इंसुलिन को जानती होगी, क्योंकि जो है हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि डायबिटीज का मर्ज जो है ये अब बहुत ही आम हो गया है। तो हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का ज्यादा होना, उसको जो है बैलेंस करने के लिए जो है इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन की कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ टाइप हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, लेकिन हमने उस तरफ नहीं जाना। वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग जो है इंसुलिन, लेकिन क्योंकि हमने उस तरफ अभी नहीं जाना, हमने सिर्फ अपना ये देखना है कि इंसुलिन हो हमारे पास इमरजेंसी ड्रग के अंदर, जो है इमरजेंसी ड्रग की जो ट्रे है
और ये भी एक रेफ्रिजरेटर आइटम है। इसको भी आपने 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान स्टोर करना है। आपने यहाँ तो इसको स्टडी कर लिया है कि हाइपरग्लाइसीमिया को जो है, यानी कि पेशेंट की शुगर लेवल ज्यादा हुई है, तो उसको जो है वो बैलेंस करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जो है इंसुलिन इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, इंसुलिन को जो है हमने यहाँ स्टडी कर लिया और इसको स्टोरेज टेम्परेचर भी हमने पढ़ लिया है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हमने इसको स्टोर करना है। उसके बाद है जी कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसकी डोज की बात की जाए तो 20 mg/ml इसकी डोज होती है, यानी कि 1 ml के अंदर जो डोज होती है इसकी वो 20 mg होती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट की अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो ये हाइपोटेंशन में इस्तेमाल होता है। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम होना। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया यानी कि जो है पल्स रेट का कम होना, इसमें भी ये इस्तेमाल होता है। इमरजेंसी अदर ड्रग्स के अंदर जो लास्ट दो ड्रग्स हैं, ये दो ड्रग्स हैं, इन दोनों का ताल्लुक जो हमारे जो है गैस्ट्रो इसोफेगस ट्रैक्ट जीआईटी जो सिस्टम है उसके साथ इनका रिलेशन है। इनमें सबसे पहले नंबर पे है इंजेक्शन ओमेप्राजोल। ये एक जो है, इसको हम ये अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये पीपीआई प्रोटीन पंप इनहिबिटर का इंजेक्शन है। इसमें प्रोटीन पंप इनहिबिटर में एस्मेप्राजोल भी आ जाता है, लैंसोप्राजोल भी आ जाता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे ओमेप्राजोल जो कॉमन जो ताकि बच्चों के जहन में आ जाए, इसलिए हमने ओमेप्राजोल का जो है इंजेक्शन लिखा हुआ है। 20 mg से 40 mg 2 डोजें होती है इसकी। 20 mg का भी होता है और 40 mg का भी होता है। और ओमेप्राजोल ये किस लिए इस्तेमाल होता है? स्टोमिक एसिडिटी जो है उसको रिड्यूस करने में, स्टोमिक एसिडिटी की को रिडक्शन में, स्टोमिक एसिडिटी को रिड्यूस करने में जो है वो ओमेप्राजोल का इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। उसके बाद है क्लीन एनीमा। ठीक है, क्लीन एनीमा आपको दिखाया जा रहा है। ये भी गैस्ट्रो इसोफेगस ट्रैक्ट की जो डिजीज है उसमें इस्तेमाल होता है। कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है उसके एब्डोमिनल पेन हो रही है, पेशेंट आया है एब्डोमिनल पेन है, या आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन और भी मल्टीपर्पस जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, या हेमरॉइड है पेशेंट को, तो उसको जो है उसके लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करवाने के लिए हम क्लीन एनीमा का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि हम जिसपे हम एक अलग से वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन क्लीन एनीमा आपकी जो है ये इमरजेंसी जो है ट्रे के अंदर लाजम हो क्लीन एनीमा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल भी आपको आता हो। इसके बाद है जी हमारा, अगर अगली जो हेडिंग है वो है मसल रिलैक्सेंट। अच्छा, ये मसल रिलैक्सेंट यहां पे मैं आपको बता दूं, ये वो मसल रिलैक्सेंट नहीं है कि अगर कोई पेशेंट गिरा है, उसको क्रम्स पड़ गया है या चोट आ गई है या ट्रॉमा की वजह से उसका मसल खिंचाव आ गया तो मसल रिलैक्सेंट के तौर पे, ये वो मसल रिलैक्सेंट नहीं है। ये मसल रिलैक्सेंट है जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्सेंट। आपने सर्जरी परफॉर्म करनी है, एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना है आपने पेशेंट को, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि उसमें हम पेशेंट को एनेस्थीसिया मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं। एटीटी के साथ हम एनेस्थीसिया मशीन, जो हमारा एनेस्थीसिया मशीन होती है, उसके साथ हम पेशेंट को कनेक्ट करते हैं। उससे पहले हमने पेशेंट को जो है हमने जीए प्रोवाइड करना है, तो उस दौरान हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनको हम मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं। यानी कि रेस्पिरेटरी मसल्स को जो रिलैक्स करवा के हम जब जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनको हम मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं। मसल रिलैक्सेंट में यहां पे मैंने 2 इंजेक्शन लिखे हैं। सक्सामिथोनियम 50 mg/ml जो है इसकी डोज है, और ये भी एक रेफ्रिजरेटर आइटम है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आपने इसको स्टोर करना है। जबकि दूसरी मेडिसिन है एटाक्योरियम, ये भी एक्यूरॉन के नाम से, एट्रिलेक्स के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। इसको भी आपने जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आपने इसको स्टोर करना है। और आपको मैं यहां पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात बताता चला जाऊं, ये बात आपने जहन में बिठा लें कि ये जो बात मैं अब बताने लगा हूं इसको अपने जहन में इस तरह से बिठा लें कि जिस तरह इंसान के लिए डाइट जरूरी है, इसी तरह अगर आपने एक्यूरॉन का इंजेक्शन लिखा है और उसके साथ आपने बिल्कुल एक्यूरॉन के इंजेक्शन के साथ अलग हेडिंग दे के, ये देखिए मैंने अलग हेडिंग दी हुई है,
रिवर्सल की हेडिंग आपने लाजिम देनी है और उसके साथ आपने जो इंजेक्शन लिखना है पायरोलेट एन या न्यू पायरोलेट, ये इंजेक्शन आपने लिखना है। इसको भी हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हम स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने पेशेंट को एक्यूरॉन का इंजेक्शन लगाना है या एट्रिलेक्स इंजेक्शन लगाना है, उसके साथ आपने रिवर्सल की हेडिंग देके न्यू पायरोलेट इंजेक्शन लाजमी रखना है। ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी जरूरी है और ये वाइवे के लिए भी बहुत जरूरी है। वाइवे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपने एक्यूरॉन इंजेक्शन लगाया है तो उसके साथ किसी और इंजेक्शन की जरूरत है, तो आपने बोलना ऑब्वियसली सर, उसके लिए हमने साथ में रिवर्सल यानी कि न्यू पायरोलेट या पायरोलेट एन को हमने जो है वो हमने लाजमी जो है अपने ट्रे के अंदर रखना है। और अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए, इसके जेनेरिक नेम की बात की जाए, तो ये 2 इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, एक न्यूस्टिग्मिन और दूसरा है ग्लाइकोपायरोलेट। ग्लाइकोपायरोलेट और न्यूस्टिग्मिन, ये दोनों को मिला के न्यू पायरोलेट बनता है और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने एटाक्योरियम यानी कि एक्यूरॉन को आपने लिखा है, आपने पेशेंट को इंजेक्शन एक्यूरॉन दिया है और आपने न्यू पायरोलेट का होना उतना ही जरूरी है जितना कि जो पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म करना है, नहीं तो जो है वो पेशेंट रिवर्स नहीं होगा। इमरजेंसी ड्रग्स का जो 5th और लास्ट जो है वो टॉपिक आज हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी लेंथ को देखते हुए हमने इसको 5 डिफरेंट जो है वो वीलॉग्स में, 5 डिफरेंट जो है वीडियोस और लेक्चर्स में हमने जो है इसको स्टडी किया है। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो है क्वेश्चन देता हूं, आपने कमेंट्स में हमें बताना है कि क्लीन एनीमा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्लीन एनीमा अगर आपके पास नहीं अवेलेबल और अवेलेबल नहीं है या बच्चा है, तो हम इस क्लीन एनीमा की जगह हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने हमें कमेंट्स में इसका आंसर देना है। तो इमरजेंसी ड्रग्स का ये 5th और लास्ट लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप इमरजेंसी ड्रग्स की सीरीज का पहला जो है वीडियो, पहला लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। इसी के अलावा अगर आप इमरजेंसी डिवाइसेस को स्टडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी वीडियोस हैं इसको लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।